नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं की पद्य खंड की चौथी कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। उसके कविता के बारे में हम आज व्याख्या को समझेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, उसके काव्य सौंदर्य को समझेंगे और कवि क्या कहना चाहता है उस विषय वस्तु को हम आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज, जैसे नाम से ही पता लगता है कोई दूरदर्शन की बात बतलाई जा रही है, कोई कैमरे की बात बताई गई है, किसी व्यक्ति की गतिविधि को कैमरे में कैद करना, ये बात है। अब कैमरे में कैद किया है तो मतलब कोई रील में आ गया, रील में आ गए कहीं दिखाएंगे उसे, तो यहाँ पे दूरदर्शन की बात की गई है। तो यहाँ पे एक जनसंचार का जो सबसे बड़ा माध्यम है, वर्तमान का सबसे लोकप्रिय माध्यम है टेलीविजन, उसकी बात यहाँ पर बतलाई गई। और ये कविता हमारे लिए और भी ज्यादा महत्व की हो जाती है क्योंकि जनसंचार और पत्रकारिता, ये दो अध्याय हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम में हैं। तो इसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि दूसरे विषय को, जो हमारी पत्रकारिता जनसंचार को समझने में हमारी सहायता करेगा। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ये पंक्ति। अब यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ, इसमें ऐसा कुछ नहीं, कठिन शब्दार्थ ऐसा है, आप सबको पता है कि दुर्बल कौन होता है, कमजोर होता है, शक्तिवान को जिस ताकतवर व्यक्ति होते हैं, अपाहिज विकलांग व्यक्ति, अपाहिजपन उसकी विकलांगता है, भाववाचक शब्द एक तरह से ये देता है, यानी देखिए आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा और देता है, तो यहाँ पे जोड़ देना, वह शब्द जो वाक्य में जोड़ देने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, निपात है। ऐसे ही जैसे पापा मैं भी बाजार जाऊंगा, तो बाजार तो जाऊंगा पर बोला उसने मैं भी, तो भी शब्द है जो निपात का काम करता है। आई बात समझ में, क्लियर? हाँ जी। तो देखिए प्रसंग में क्या है, आप ये लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है और इस कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी एक संवेदनशील कवि हैं। इस कविता में कवि ने एक अपाहिज के टेलीविजन कैमरे के सामने लिए गए साक्षात्कार का वर्णन किया है। तो हो गई तीसरी बात, कवि के अनुसार टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शारीरिक चुनौती झेल रहे, शारीरिक चुनौती यानी फिजिकल चैलेंज, यानी विकलांग व्यक्ति चुनौती झेल रहे व्यक्तियों से भी सवाल पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनके मन में विकलांग लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, मतलब वो क्रूर तरीके से उनकी जो कमजोरी है उस पर वार करते हैं, सवालों के माध्यम से क्या करते हैं, वार करते हैं। आई बात समझ में? प्रसंग लिखना है इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी एक संवेदनशील कवि हैं और इस कविता में कवि ने एक अपाहिज के टेलीविजन कैमरे के सामने लिए गए साक्षात्कार का वर्णन किया। साक्षात्कार होता है बेटा इंटरव्यू, ठीक है। कवि के अनुसार टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्तियों से भी सवाल पूछते हैं, उनके मन में विकलांग लोगों के प्रति, विकलांग व्यक्तियों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती है। ये इस पद्यांश में बतलाया गया है। क्लियर बात? अब व्याख्या की बात करते हैं। तो ये कैसा साधन है दूरदर्शन? दृश्य और श्रव्य, मतलब दिखाई भी देता है और सुनाई भी जाता है इससे, ठीक है। दृश्य संचार माध्यम के कार्यकर्ता यानी टेलीविजन कार्यकर्ता, ठीक है, के कार्यकर्ता स्वयं कारोबारी दबाव के चलते, मतलब स्वयं किसके दबाव में, कारोबार के दबाव में चलते दूरदर्शन पर बोलने के लिए समर्थ और शक्तिवान है।
मतलब कारोबारी दबाव है, जो संचालकों का दबाव है कि आप क्या कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को क्या करना है, सफल बनाना है। तो ये उन पर क्या दबाव रहता है, बिजनेस का दबाव रहता है। दो ही व्यक्तिगत बाहरी दबाव होता है या आंतरिक दबाव होता है, तो ये इन पर बाहरी दबाव काम कर रहा है। वे अपना दायित्व निभाने के लिए एक कमजोर अपाहिज का साक्षात्कार लेने हेतु उसे एक बंद कमरे में कैमरे के सामने लाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ शक्तिवान क्यों है? क्योंकि उन पर कारोबारी दबाव के चलते वो दूरदर्शन पर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना जो भी सब किसी भी तरीके का जो हथकंडा है, बोलने की जो कला है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूर्णा है, वो एक उद्देश्य होता है, साम दाम दंड भेद, अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए उन्हें समर्थ और शक्तिवान कहा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखो कि उसे एक बंद कमरे में कैमरे के सामने लाते हैं और बंद कमरे में अपाहिज, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल है और पीड़ाग्रस्त है, से तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपाहिज है और उसके अपाहिज होने का क्या कारण है, क्या वह अपाहिज है और आपके अपाहिज होने का क्या कारण है। उसके उत्तर देने के बाद उसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आपका अपाहिजपन आपको पीड़ा देता है, उसके जीवन में कठिनाई पैदा करता है। उस अपाहिज द्वारा हाँ में उत्तर देने पर प्रश्नकर्ता का उसे अगला प्रश्न होगा कि आपका वास्तविक दुख है क्या, आपका वास्तविक दुख क्या है। उसे मतलब जो जो सवाल पूछा जाएगा उसे फिर दोबारा उसे सवाल पूछेगा, क्या करेगा, पूछेगा। उस अपाहिज द्वारा हाँ में उत्तर देने पर प्रश्नकर्ता का उसे अगला प्रश्न होगा, आपका वास्तविक दुख क्या है। तो जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, कह रहे ना, बताइए आपका दुख क्या है और जल्दी बताइए वह दुख, मतलब वो दुख, वास्तविक दुख क्या है उसको बताइए। किंतु इस प्रश्न का उत्तर वह जल्दी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका दुख तो एकदम स्पष्ट है, सामने है। कौन सा दुख है? खुद को इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ पाकर वह चुप ही रहेगा। क्या रहेगा? चुप ही रहेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, खड़ी हिंदी बोली है कोई। अब यहाँ पर जो कोष्टक में शब्द है ये क्या लग रहा है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब ये लग रहा है पर्दे के पीछे की बात, यानी नेपथ्य की बात है। मतलब वो चीज भी बोल रहे हैं जो क्या, जो पर्दे के पीछे बोली जाती है। अगर पर्दे के पीछे बोले वही चीज बोली जाती है जो संवेदनहीन होती है। ठीक है, अब ये चीज दिखाते हैं तो इस कविता का क्या होता है, जो जो लक्ष्य है वो क्या होता है, सिद्ध होता है। मतलब इस कविता की सार्थकता सिद्ध होती है कि कैमरे के पीछे की व्यक्ति किस प्रकार से संवेदनहीन होता है। इससे कविता का क्या होता है, सार्थकता सिद्ध होती है। इसका जो लक्ष्य है, इस कविता जो टारगेट इसने बनाया है कि अपना अपना जो उद्देश्य बनाया है कि लोगों को संवेदनहीनता के ऊपर कटाक्ष करना है, उसमें ये सफल होती दिखाई दे रही है। इस कोष्ठक के अंतर्गत जो वाक्य लिखे गए हैं इनसे नेपथ्य के पीछे, जैसे नाटक मंचन होता है, नेपथ्य के पीछे बातें दिखाई जाती है, वही चीज इसमें दिखाई गई है। बात क्लियर? आगे देखते हैं। अब विशेष में पहली बात, विशेष जब लिखते हैं काव्य सौंदर्य तो उसमें पहली बात विशेष या काव्य सौंदर्य में पहली बात है कि निष्कर्ष के रूप में क्या बात सामने निकल के आई है, क्या बात समझे निकल के आई है। देखो, कवि रघुवीर साय जी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अपाहिज से पूछे जाने सवालों का वर्णन किया है, यही बात निकल के आई है। ठीक, दूसरा, अब इसमें आपस में सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहा है, तो कौन सी शैली उत्पन्न हो रही है, कौन सी होती है, संवादात्मक, संवाद शैली। तो अपाहिज और कवि के मध्य संवाद होने के कारण सरल भाषा में संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, संवादात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा बहुत और सरल और सरस है। इसमें बताया गया है कि सरल भाषा में संवादात्मक शैली, तो भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और भाषा कैसी है, सरल और सरस है। ठीक है, सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तत्सम तद्भव और ठीक है, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है क्योंकि कैमरा है जो विदेशी शब्द है। कविता मुक्त छंद में रचित है और इस कविता के माध्यम से कवि ने शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के प्रति संवेदनशीलता अपनाने के लिए प्रेरित
किया है। ठीक है, इतनी बात के लिए आगे सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारा से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो देखो ये है कैमरे के पीछे की बातें हैं जो व्यक्ति क्या ब्रैकेट में बतलाए। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए, ये अवसर खो देंगे। तो उसे कह रहे हैं कि आप बताइए जल्दी, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप लोकप्रिय हो जाएंगे, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप जल्दी बताइए, ये अवसर खो देंगे। पर कैमरे के पीछे की बातें हैं। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये है उसकी पंक्तियां। तो यहाँ पर अपाहिज वही विकलांग व्यक्ति है, इशारा क्या होता संकेत है। इंतजार मतलब इंतजार करते हैं, मतलब किसी का वेट करते हैं। और प्रश्न सवाल है, अवसर मानी मौका है, वास्ते यानी के लिए, रोचक यानी आकर्षक। ठीक है, अब देखिए प्रसंग, वही प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है की कविता, आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, जिसके कवि रघुवीर साई जी हैं, एक संवेदनशील कवि हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इस कविता में शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की गई है, और टेलीविजन कैमरे के समक्ष दूरदर्शन वाले उसे अनेक प्रश्न करते हैं। उसे क्या करते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं। वो पूर्वत बोला है, वो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब कवि ने शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है, और जिनसे टेलीविजन कैमरे के समक्ष दूरदर्शन वाले उससे अनेक प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ अब मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई है, जिसके कवि रघुवीर साई जी हैं। कवि रघुवीर साई जी संवेदनशील कवि हैं, और इस कविता में कवि ने एक अपाहिज के टेलीविजन कैमरे के सामने लिए गए साक्षात्कार का वर्णन है। और कवि के अनुसार टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शारीरिक चुनौती झेल रहे, मतलब उनका उद्देश्य क्या है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। तो शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्तियों से अनेक क्या कहते हैं सवाल पूछते हैं, और उनके मन में विकलांग लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती। कोई क्या नहीं होती है, संवेदनशीलता नहीं होती। अब ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो व्याख्या। यहां कवि एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दूरदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कैमरे के सामने उससे प्रश्न करता है कि जरा सोचकर बताइए, जरा सोचकर बताओ, मतलब थोड़ा सोचो कि आपको अपाहिज होने के बाद कैसा महसूस होता है। सवाल किया है। उसकी पीड़ा को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम का संचालक, जो कार्यक्रम संचालक स्वयं मुद्रा, उस तरह की पोजीशन बनाते हुए मुद्रा बनाते उससे पूछेगा कि क्या ऐसा लगता है। खुद ही सब उसको उस तरह की मुद्रा बनाएगा, पोजीशन बनाएगा, उस तरह चल कर दिखाएगा कि आपको ऐसा लगता है। वह दोबारा इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दबाव डालेगा। सोचिए बताइए, तो यहाँ पे दबाव डाल रहा है। सोचिए बताइए, तो यहाँ पे क्या डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। क्या डाल रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर। कौन से प्रश्न का, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, इसी प्रश्न का उत्तर के लिए दबाव डालेगा कि वह थोड़ी सी कोशिश करके अपने अनुभव का वर्णन करे, ताकि कोशिश करके अपने अनुभव का क्या करे, वर्णन करे।
कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, मतलब ये याद रखना कि वो उसका मेन उद्देश्य होता है कार्यक्रम को सफल बनाना, रोचक बनाना। रोचक बनाने के लिए अर्थात उसकी पीड़ा को मार्मिक रूप से व्यक्त करने के लिए, इमोशनल रूप से व्यक्त करने के लिए प्रश्न को बार बार दोहराकर अंत तक उसे रुला ही देगा। ऐसा लगता है कि उस अंत तक उसे क्या कर देगा, रुला ही देगा। अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि बार बार सवाल कहते हैं, यार ये कितने सवाल पूछे, उसे रुला ही देगा। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि कोर्ट में एक वकील कुछ ऐसे मतलब असामाजिक ऐसे सवाल पूछता है किसी अपराधी से जो नहीं पूछने चाहिए। कई बार हम ही बैठे बैठे यार किस तरह का सवाल पूछ रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसे रुला ही देगा। क्या कर देगा, रुला ही देगा। तो रोचक बनाने के लिए अर्थात उसकी पीड़ा को मार्मिक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रश्न को बार बार दोहरा कर अंत उसे रुला ही देगा। दर्शक भी मानो उस अपाहिज व्यक्ति की व्यथा के साथ में जुड़ जाएंगे अर्थात रोने के इंतजार करते हैं। दर्शक भी मानो उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शक भी अपाहिज के रोने से ही उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि अपाहिज भी क्योंकि देखो दर्शक भी मानो उस अपाहिजी व्यक्ति के रोने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शक भी अपाहिज के रोने से उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकेंगे। तो यहां पर सीधा क्या है, आप कुछ नहीं कर समझना, जैसा लिखा है वैसा आपको समझना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। देखो उससे क्या कर रहा है, एक बार कह रहे हैं आप सोचो और सोचकर फिर बताओ कि आपको किस प्रकार का लग रहा है, किस प्रकार का लग रहा है। फिर उससे खुद व्यक्ति संचालक है, खुद इस तरह की मुद्रा बनाकर पूछता है कि आपको इस तरह का लग रहा है, क्या इस तरह का लग रहा है। फिर बताता है सोचिए बताइए, मतलब उस बात पे उसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए बार बार क्या डालता है, दबाव डालता है। क्या डालता है, दबाव डालता है। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पाछ कर उससे क्या कर देंगे, रुला ही देंगे। क्या कर देंगे, रुला ही देंगे। हम पूछ पर रुलाई इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का, आप भी क्या करते हैं, उसके रो पड़ने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। क्यों, दर्शक लोगों से रो पड़ने का इंतजार करते हैं कि कब ये अपनी भावनाओं में बहे, उसकी आंखों से क्या हो जाए, आंसू हो जाएगी। परंतु ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शक भी अपाहिज के रोने से ही उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरह जो बीच में छोड़ दिया जाता है, ये क्यों है, ताकि क्या ना क्या बनाने के लिए, एक तरह से कहते हैं ना क्लाइमैक्स बनाने के लिए आपको एक तरह से। ठीक है, तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हो उस कार्यक्रम के, ताकि लोग फिर दोबारा उस कार्यक्रम जब शुरू हो तो उसके प्रति जुड़े रह सके। उस जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए उस किसी भी, आपने देखा होगा कोई भी नाटक ऐसे मोड पर खत्म होता है और इतने कितने जल्दी इंटरवल भी होता है फिल्मों का, तो ऐसे समय में होता है कि जब पूरा आदमी उसके रस में डूबा रहता है, ऐसे समय में होता है ताकि लोगों में उसके प्रति क्या बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है, तो देखो वही प्रसंग आपको वही लिखना है। कौन सा, वही प्रस्तुत पद्यांश है जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाई से ली गई है, जिसके कवि रघुवीर साहे जी हैं। ये रघुवीर साहे एक संवेदनशील कवि हैं और ये जो कविता है, ये इसमें कवि ने एक अपाहिज के टेलीविजन कैमरे के सामने लिए गए साक्षात्कार का वर्णन है। किसके, अपाहिज के टेलीविजन कैमरे के सामने लिए गए वर्णन है। कवि के अनुसार टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शारीरिक चुनौती झेल रहे, यानी शारीरिक चुनौती फिजिकल चैलेंज झेल रहे व्यक्ति से क्या सवाल पूछते हैं, उनके मन में विकलांग लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ये बात इसमें बतलाई है। ये इसमें प्रश्न ही पूछ रहा है और खुद उसको मुद्रा करके बता रहा। देखो व्याख्या, यहां कवि एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दूरदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कैमरे के सामने उससे प्रश्न करता है कि जरा सोचकर बताइए आपको अपाहिज होने के बाद कैसा महसूस होता है।
उसकी पीड़ा को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम का संचालक स्वयं मुद्रा करके उसे पूछेगा कि आपको ऐसा लगता है। वह दोबारा इसी प्रश्न पर उत्तर देने के लिए दबाव डालेगा, दोबारा डालेगा उसी प्रश्न का कि आपको कैसा लगता है, उस पर दबाव डालेगा कि आपको उत्तर दें, कि आपको ऐसा लगता है। इसलिए वो क्या करेगा, उस पर दबाव डालता है। वह थोड़ी सी कोशिश करके अपने अनुभव का वर्णन करे, कि थोड़ा कोशिश करो, सोचो, बताइए, सोचो, मतलब थोड़ा कोशिश करके अपने अनुभव का क्या करे, वर्णन करे। कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अर्थात उसकी पीड़ा को मार्मिक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रश्न को बार बार दोहराकर अंत तक उसे रुला ही देगा। दर्शक भी मानो उस अपाहिज के रोने का इंतजार करते हैं, मतलब दर्शक भी उस अपाहिज के क्या करने हैं, रोने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शक भी अपाहिज के रोने से ही उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, कर सकेंगे, मतलब पूछा नहीं जाएगा, मतलब कैसे लगेगा, उसे रुला ही देंगे हैं। और यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शक भी अपाहिज के रोने से ही उसकी पीड़ा का क्या करेंगे, अनुभव कर सकेंगे हैं। क्योंकि उसके रो पड़ने का इंतजार करेंगे, वो तभी उसकी क्या प्रति जिज्ञासा बनी रहेगी उस दृश्य के प्रति। तो वही विशेष कवि में यहाँ एक अपाहिज की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए और दर्शकों से तारतम्य स्थापित करने के लिए विभिन्न सांकेतिक पंक्तियों का प्रयोग कोष्ठक में किया गया है। ठीक है, मतलब तारतम्य बने, मतलब उसमें क्या रहे, एक वो जुड़ाव महसूस होता रहे, किसमें, अपाहिज की पीड़ा को व्यक्त करने में और दर्शकों से तारतम्य स्थापित करने के लिए विभिन्न संकेतकों के माध्यम से क्या बना रहे, जुड़ाव बना रहे, एक तारतम्य बना रहे हैं, सीक्वेंस बनी रहे, और विभिन्न सांकेतिक पंक्तियों का प्रयोग कोष्ठक में किया गया है। मुक्तक छंद रचना है, भाषा खड़ी हिंदी बोली में है, सरल स्पष्ट प्रवाह में खड़ी हिंदी बोली में प्रयोग है। कवि विकलांग लोगों के प्रति पाठकों को सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब यहाँ पे बतलाना ये जा रहा है कि विकलांग जो पाठक हैं, दर्शक हैं, को सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित किया गया है। क्या किया गया है, प्रेरित किया गया है। अब देखो अगला, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आंख का मतलब क्या हो गया, आंसुओं से भरी हुई आंख। तो आंसू आते ना जब आंखें मोटी मोटी हो जाती। बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट यानी व्याकुलता, कुलबुलाहट या बेचैनी है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने, किसको, दर्शक भी और विकलांग व्यक्ति भी। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कमी है, ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। अब मुस्कुराइए, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। ये आखिरी पद्यांश देखो। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की क्या है, कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। वही प्रसंग लिखना है क्या, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की
पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाई से लिया गया है। इस कविता के कवि रघुवीर साई जी हैं, एक संवेदनशील कवि हैं। इस कविता में कवि ने अपाहिज के इस कविता में कवि ने एक अपाहिज से टेलीविजन टेलीविजन के सामने लिए गए साक्षात्कार का वर्णन किया है। और कवि ने एक अपंग व्यक्ति की बेचैनी का सजीव वर्णन किया है। अपंग व्यक्ति की बेचैनी का क्या किया गया? सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका वर्णन किया गया? बेचैनी का, है ना, कसमसाहट, उसकी बेचैनी का क्या किया गया? वर्णन किया गया। नहीं, इसमें थोड़ा सा इसका जो है क्या बोलते हैं वो मेन इस क्या बतलाना चाह रहा है ये पद्यांश, वो प्रतिपाद्य वो एक लाइन में थोड़ा सा बदलना पड़ेगा पद्यांश के अनुसार। बाकी कविता वही रहेगी, कवि वही रहेगा, हैं किस और वो क्या बोलते हैं कि रघुवीर साई जी के जो काव्य संग्रह है लोग भूल गए, प्रमुख जो रचना है लोग भूल गए हैं, जो उनकी रचना है वो हंसी अवतरित है, ये सब वही चीज लिखना पड़ेगा। बस थोड़ा सा ये इसमें चेंज करना पड़ेगा कि ये कवि ने एक अपंग व्यक्ति की बेचैनी का सजीव चित्रण किया है, अंकन किया गया है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर ये प्रसंग हो गया। और यह प्रसंग ये भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार दृश्य संचार माध्यम के संचालक दर्शकों का तारतम्य अपाहिज व्यक्ति से जोड़कर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी प्रसंग में लिखे, उसके बाद ये प्रसंग में इसको भी लिख सकते हैं। संदर्भ मतलब उस पीछे वाली से क्या बताया गया, इधर रेफरेंस बताया गया। तो दृश्य संचार माध्यम के संचालक मतलब मालिक जो इसको दिखा रहे हैं, दर्शकों का तारतम्य, दर्शकों का जुड़ाव अपाहिज व्यक्ति से जोड़कर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। यही पहले वाले में तारतम्य बना रहे थे, किससे? दर्शकों से। किसके माध्यम से? अपाहिज व्यक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब व्याख्या। यहां कवि कहते हैं कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज से बार बार प्रश्न करके उसे रोने के लिए विवश कर देंगे। क्या कर देंगे? विवश कर देंगे। क्यों? गेंग गेंग की शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि दिखलाएंगे, दिखलाएंगे मतलब विवश कर देंगे। रोने के कारण उसकी आंखें फूल जाएंगी, आंखों में आंसू आ जाएगा, मतलब पीड़ा है ना अंतरात्मा से आएगी, मतलब अंतर से बहुत दुखी हो जाएगा। तब उसकी फूली आंखों वाली तस्वीर दूरदर्शन के पर्दे पर दिखाएंगे। साथ ही उसके होठों पर उत्पन्न बेचैनी, जब आदमी अंदर से पीड़ित होता है तो होठों पर क्या होती है? कसमसाहट सी होते हैं, होठ हिलने लग जाते हैं रोने के लिए। तो बेचैनी की तस्वीर को भी पर्दे पर दिखलाएंगे। दर्शक उसकी इस बेचैनी को, मतलब उस रोने की से पहले की जो मुद्रा होती है, उसके अपाहिजपन की पीड़ा समझेंगे। जो बेचैनी होगी, होठों पर जो बेचैनी आएगी, उसको अपाहिजपन की पीड़ा समझेंगे। हम एक और कोशिश करके देखेंगे, मतलब एक और कोशिश करके देखेंगे। दर्शकों धैर्य रखो, दर्शकों से कहा धैर्य रखिए। हमें दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना है। हमें दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ क्या करना है? हम दोनों को एक साथ क्या क्या है? रुलाना है। ठीक है, हम एक और कोशिश कर देखेंगे। दर्शकों धैर्य रखो। हमें दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना है ताकि दर्शकों का भी कार्यक्रम से तारतम्य स्थापित हो सके। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, आप और वह दोनों। ठीक है, इतना कहा है, बाकी कैमरे की बात हुई। अब फिर बाद में उस बात को नहीं हो पाता है, अब मुस्कुराएंगे। ठीक है, अब समय थोड़ी सी कसर रह गई, समय की कमी है, उसका हवाला देते हुए धन्यवाद कह दिया जाएगा। देखो तो कह रहे हैं उसकी फूली हुई आंखों को दिखाएंगे, होठों पर जो कसमसाहट है उस पीड़ा को दिखाएंगे, और दर्शकों धैर्य रखो। हमें दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना है, क्योंकि दर्शक रोएगा उसी दृश्य के साथ, उसी दृश्य के साथ अगर दर्शक जुड़ जाते हैं तो वो कार्यक्रम की सफलता है, ताकि दर्शकों का भी कार्यक्रम से तारतम्य स्थापित हो सके।
जब वह अपाहिज जो अपने जीवन को हिम्मत पूर्वक जी रहा था, अपनी पीड़ा सहने की सहन शक्ति के कारण नहीं रोता है। मतलब जो इतने दिनों तक उस पीड़ा को सहना, तो उसकी सहन शक्ति के कारण वो नहीं, क्या होता है, अपनी पीड़ा को सहने की सहन शक्ति के कारण नहीं रोता है। मतलब सहन शक्ति है उसकी कि इतनों दिनों से वो जी रहा है उस कमजोरी के साथ, तो वो सहन शक्ति आ गई। ठीक है, सहन शक्ति के कारण नहीं रोता है, तो कार्यक्रम संचालक कहता है, अब नहीं रो पाता हो तो कार्यक्रम क्या कहता है, संचालक क्या कहता है, पर्दे पर समय की बहुत कीमत है। कई बार कहते हैं समाचार में, हाँ जी अभी आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, और फिर 1 मिनट से पहले, तो दर्शकों आज कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे, बस ऐसा बोल के और वो काट देते हैं। तो यहाँ पे वो सहन शक्ति है उसकी, उस पीड़ा को सहन करने की, इतने दिनों से वो झेल रहा है, नहीं रो पाता है, और नहीं रो पाता है तो क्या कहता है संचालक, क्या कहता है, पर्दे पर समय की बहुत कीमत है, इसलिए हम पीड़ा को मुस्कुराते हुए सहेंगे, इसलिए हम पीड़ा को मुस्कुराते हुए सहेंगे। अंत में कार्यक्रम संचालक उस कार्यक्रम का अंत करते हुए दर्शकों की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब यानी देखते हुए, उर्दू का शब्द है मुखातिब होकर, देखते हुए, आप देख रहे थे सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्यक्रम, बस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में थोड़ी सी कमी रह गई थी, अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में थोड़ी सी कमी रह गई थी। कार्यक्रम की समाप्ति के साथ वे दर्शकों का धन्यवाद करते हैं, कार्यक्रम समाप्ति में दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में विशेष में वही कवि ने शारीरिक चुनौती का हिम्मतपूर्ण सामना करने वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। शारीरिक चुनौती वाले व्यक्ति का हिम्मत पूर्वक उस चुनौती का सामना करने का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब जो शारीरिक चुनौती है, ठीक है, का हिम्मत पूर्वक सामना करने वाले व्यक्ति का क्या किया, वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कार्यक्रम संचालक को अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा से सहानुभूति की अपेक्षा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की चिंता अधिक है। ये और भी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, कार्यक्रम संचालक को, जो संचालक कर रहा है, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा से सहानुभूति नहीं है, बल्कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की चिंता ज्यादा है, क्योंकि यहां पर व्यवसायीकरण दिखलाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, व्यवसायीकरण, अपने कार्यक्रम को, अपने जो है उसको बेचने की ज्यादा चिंता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की चिंता है, उन्हें संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझे, ठीक है। तो जो कोष्टक में जो बात रखी गई थी वो क्या थी, किसी बात को सार्थकता, स्पष्टता, विशिष्टता, देखो सार्थकता, विशिष्टता, स्पष्टता, ठीक है, प्रदान करने के लिए उन बातों को किस में रखा गया था, कोष्टक में रखा गया था, भावों को सामर्थ्य देने के लिए। एक प्रयोगवादी तरीका है, एक तरह से क्या कौन सा तरीका, प्रयोगवादी शिल्प का तरीका है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उन किसी बात को कोष्टक इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी सार्थकता हो सके, स्पष्टता हो सके, विशिष्टता प्रदान करने के लिए, प्रयोगवादी शिल्प को व्यक्त करते हुए भावों को सामर्थ्य देने के लिए, प्रयोगवादी शिल्प प्रकट करते हुए भावों को शिल्प देने के लिए कुछ पंक्तियों को किस में रखा जाता है, कोष्टक में रखा जाता है। ये बात थी, तो ये बात आ गई। आगे आगे देखते हैं। अब ये कुछ सवाल हैं जो प्रश्न उत्तर हैं, एक तरह से किताब के हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। बच्चों, पहला सवाल, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है, मतलब क्या अर्थ है इनका। तो देखो, समकालीन कविता में छंद तो बंधन मुक्त होते ही हैं, मतलब समकालीन कविते, साथ ही साथ पंक्तियों के समाप्त होने का अंदाजा भी कवि के इशारे पर ही निर्भर होता है। मतलब कवि स्वतंत्र होता है कि कब तक पंक्तियां कहां पे समाप्त हुई है, क्या नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोष्टक और विराम चिन्हों का प्रयोग पाठक को संकेत देने के लिए किया है। सबसे पहली बात, किसको देने के लिए, संकेत, इशारे,
ठीक है ना, ऊपर लिखा है। साथ ही साथ पंक्तियों के समाप्त होने का अंदाज भी कवि के इशारे पर निर्भर करता है, उसके संकेत पर निर्भर करता है ना। ठीक है, छंद तो कैसे हैं, कैसे हैं छंद, मुक्त है, कैसे है, मुक्त है, तो मुक्त छंद है। ठीक है, बंधन मुक्त है, नहीं छंद मुक्त कविता है। तो अब अगर ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत को कविता में कवि ने कोष्टक और विराम चिन्हों का प्रयोग पाठक को संकेत देने के लिए किया गया है। कोष्टक में वे पंक्तियां रखी गई हैं जिन्हें दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक अथवा निर्माता या तो आपस में बोलते हैं या सोचते हैं, मतलब जो पर्दे के पीछे की बात होती है। ठीक है, इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं है। यदि कवि इन पंक्तियों को नहीं लिखता तो कविता का आशय स्पष्ट नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि कविता संवेदनहीन है। कोष्टक की पंक्तियों से मतलब ये अंदर की बात पता चलती है ना। और कहते हैं ना, कोई मित्र कैसा है रे, वो तो कैसा उसी, वो तो आपके बारे में इस तरह का कुछ चक्कर रचता है, तो वो क्या होता है, वो अंदर की बात है। तो इसे पता लगने से कविता का आशय और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और कविता अपने उद्देश्य तक पहुंचने में और सफल होती है। तो कोष्टक की पंक्तियों से शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। ठीक है, कि लोग कैसे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ये अपंग है, ये कार्यक्रम वाले भी अपंग है। कार्यक्रम अपाहिज पर तैयार हो रहा है और कार्यक्रम के निर्माण हेतु कोष्टक में कही गई बातें निर्देश है। इनके लिखने का औचित्य यह है कि पाठक जान सके कि कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में क्या क्या चल रहा है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। तो लेखन का यह कौशल इस प्रकार का है जिसे नाटक के दृश्यांकन की तरह नेपथ्य की बातें सामने आ सकें, मतलब इस तरह का है जैसे नाटक को फिल्माया जा रहा है। मतलब लेखन इस तरह लिखा है कवि ने, लेखन की अद्भुत ये क्या है, कला यहाँ पे प्रकट हुई है। जैसे नाटक के दर्शांकन में नाटक को दर्शाते हैं तो पर्दे के पीछे क्या क्या बातें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, वही बात यहाँ पे प्रकट हुई है। क्लियर। अब देखो दूसरा, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। मतलब लोगों के प्रति क्या दिखाते हैं, संवेदना, दया दिखाते हैं, परंतु उसके पीछे क्या छिप रही है, क्रूरता छिपी हुई है। वो क्या क्रूरता है, क्या ऐसे अमानवीय कृत्य करते हैं कि उसको दिखाना है। तो देखो यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दर्द बेचकर, मतलब किसके लिए आए, अपाहिज व्यक्ति के लिए प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यवसाय करना चाहते हैं। देखो ये दुख दर्द बेचना कौन चाहता है, अपाहिज व्यक्ति। प्रसिद्धि आर्थिक लाभ कौन कमाना चाहता है, वो कुछ पैसा उसको भी मिलेगा बेच रहा है तो, और आर्थिक लाभ और प्रसिद्धि कौन मिलेगा, कौन, दूरदर्शन वाले। तो अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का क्या चाहते हैं, व्यवसायीकरण, उसको बेचना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टेलीविजन पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा। ये बात इंपॉर्टेंट, मतलब एक अपाहिज की करुणा को, उसकी कमजोरी को, उसकी कहते हैं अक्षमता को पैसे के लिए टेलीविजन पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। किसी की हीनता, अभाव, दुख और कष्ट सदा से करुणा का कारण अथवा उद्दीपन रहे हैं। मतलब करुणा का कारण ये उद्दीपन है, उद्दीपन है नहीं, उसको क्या रहते हैं, बढ़ाने वाले, एक तरह से वो कारण रहे हैं, उसे उसके दुख दर्द वेदना को बढ़ाने वाले उसके हमेशा क्या रहे, कारण रहे हैं। मगर इन कारणों को कार्यक्रम के रूप में प्रसारण और अपने टेलीविजन की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तमाशा बनाना और फूड ढंग से प्रदर्शित करना क्रूरता है। मतलब किसी की संवेदनाओं का बिना ध्यान रखते हुए फूड तरीके से तमाशा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं किसी की कमजोरियों को, तो यही क्रूरता है। कहते हैं किसी की हीनता यानी कमजोरी, अभाव ये भी कमजोरी है, दुख कष्ट सदा से करुणा का कारण था उद्दीपन रहे हैं। ये मतलब दुख को बढ़ाते हैं ये लोग, उद्दीपन है बढ़ाने वाले। मगर इन कारणों को कार्यक्रम के रूप में प्रसारण और अपने चैनल की, याद रखना, कार्यक्रम के प्रसारण और कार्यक्रम चैनल की श्रेष्ठता शामिल है ना, सफलता के लिए, लोक प्रसिद्धि के लिए, कि तमाशा बनाना, फूड ढंग से प्रदर्शित करना क्रूरता है, यही क्रूरता है।
सांसारिक भौतिक हीनता इतनी नहीं खलती जितनी कि शारीरिक हीनता से वेदना। मतलब हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, कच्चा घर है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है का अभाव है, वो इतनी नहीं खलती है जितनी आदमी शारीरिक विकलांगता है वो जितनी वेदना देती है। उसके साथ इस खिलवाड़ को क्रूरता की पराकाष्ठा ही कहा जाता है। उसके साथ अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाता है, उसकी संवेदनाओं को स्थिर फूड तरीके से, अमानवीय तरीके से बेचा जाता है, तो यही उसकी क्या है, क्रूरता की पराकाष्ठा है। यही बात इस कविता में बतलाई गई। आगे देखते हैं। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को लाएंगे। ये पंक्ति है, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्लभ को लाएंगे, मतलब किसको लाएंगे, कमजोर को। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग करना चाहता है? इस पंक्ति में के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। क्या है? करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे इतने क्या है, समर्थ हैं। वे एक दुर्लभ अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। मतलब उनको ऐसे अपाहिज व्यक्ति को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। उनका लोकप्रिय क्या है, प्रसिद्धि प्राप्त करना, और प्रसिद्धि करेंगे तो उनका व्यवसाय बढ़ेगा। टेलीविजन चैनल वाले इस भ्रम में तो रहते ही हैं कि वे समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे। जैसे आजकल के टेलीविजन में आप देखते हैं। अपनी मान्यताओं और धारणाओं को वे श्रोताओं दर्शकों को प्राय थोपते ही रहते हैं। मतलब अपनी मान्यताओं धारणाओं को प्राय दर्शकों तक थोपते ही रहते हैं। उनके आंकलन और अनुमान ऐसे परोसे जाते हैं मानो वे ही सामर्थ्यवान हो, वे ही शक्ति के स्वामी हो, वे ही सब कुछ ज्ञाता हो। ऐसे परोसे जाते हैं उनके आंकलन और अनुमानों को, जैसे वो सब कुछ जानते हैं, चाहे सब कुछ समर्थवान है, शक्ति के स्वामी हैं, ऐसे परोसते हैं आजकल। और इसका दृश्य आजकल भी कोई भी चर्चा होती है उनमें आप देखिए कि पत्रकार किस प्रकार से अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, धारणाओं को प्रदर्शित करते हैं कि वो कह रहे हैं जो बिल्कुल सत्य है। अपाहिज तो प्रकृति से ही दुर्बल है, अपाहिज तो प्रकृति से क्या है, दुर्बल है, नहीं कमजोर है। अपनी पीड़ा कहने की सामर्थ्य भी जिसमें न हो, कहते देखो, अपनी पीड़ा कहने की सामर्थ्य भी, यानी अपनी पीड़ा को कहने की, बतलाने की क्षमता भी जिसमें न हो, उससे अधिक दुर्बल कौन होगा। इसी भाव को इन वाक्यांशों में व्यक्त किया गया है। इसी भाव को इन वाक्यांशों में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। जो अपनी कमजोरी को भी नहीं बतला सके, उससे अधिक दुर्बल कौन होगा, यही इन वाक्यांशों में बतलाया गया है। तो होगी बात के लिए, आगे देखते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। प्रश्नकर्ता कौन होता है, संचालक, जो कार्यक्रम का संचालक करता है। पत्रकार है एक तरह से, दूरदर्शन का जो संचालक है। प्रश्नकर्ता का एकमात्र उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए इतनी देर में, कार्यक्रम को रोचक बनाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, बस तय। दर्शक तभी रोएगा जब वह उस व्यक्ति के दुख से दुखी होगा, उसके साथ जुड़ जाएगा जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है। हम दोनों रोएंगे तो समझा जाएगा कि प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम अच्छा रहा। यदि ऐसा हो जाए तो उसका कार्यक्रम सफल माना जाएगा, जैसा कि वे चाहते हैं। उनकी इच्छा यही है कि अपाहिज को रुलाकर ऐसा कारुणिक दृश्य उपस्थित किया जाए जिससे दर्शक भी द्रवित हो सके। मतलब ऐसा कारुणिक दृश्य, दुख भरा दृश्य प्रस्तुत किया जाए, ऐसा इमोशनल वातावरण बनाया जाए कि देखने वाले भी क्या होते हैं, आंसू आ जाते हैं। कई बार फिल्मों में ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं, देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दर्शकों के द्रवित होने और रोने से उस चैनल विशेष की लोकप्रियता बढ़ेगी, उन्हें लोकप्रियता से धन मिलेगा, उनके व्यवसाय में और वृद्धि होगी, उन्हें और कार्यक्रम मिलेंगे, और कंपनियों के प्रोजेक्ट मिलेंगे, प्रशंसा हासिल होगी। यही उनका उद्देश्य है। उनका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया है जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का
मार्मिक चित्रण किया है, उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्रण दर्शाया गया है। वो इसमें भी सफल होगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखलाया, कोई दूसरा कोई फिल्मी कार्यक्रम नहीं दिखाया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है, उन्हें कैसा महसूस होता है, उन्हें कैसी पीड़ा होती है, उसको दिखलाया है। उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्रण दर्शाया गया है। अगला, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा। ये आखिरी पंक्ति में वक्त की कमी है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सहानुभूति, सिंपैथी। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन इस रोने वाले दृश्य में ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते, क्योंकि दूरदर्शन में समय की बिल्कुल पाबंदी रहती है, क्योंकि उसके बाद दूसरा कार्यक्रम आना बिल्कुल तय, बिल्कुल फिक्स है, वहां समय की पाबंदी है। पर्दे पर वक्त की कमी है कहकर कवि परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से, यह परोक्ष माने अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ये कहना चाहता है कि पर्दे पर किसी की भावना, संवेदना, दुख दर्द, मान अपमान, अन्य किसी भी बात की कोई कीमत नहीं। ये बतलाना चाहता है वर्त में ये वक्त की कमी है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बतलाना चाहता है कि पर्दे पर किसी की भावना, संवेदना, दुख दर्द, मान सम्मान, अन्य किसी बात की कोई कीमत नहीं। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर किसी भी तरह का दृश्य को फिल्मा दिया जाता है। कवि मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों की निंदा करता है। कवि है जो मीडिया द्वारा किए जाने के कार्यों की निंदा करता है, वह चाहता है कि अपंग और अपाहिज के कारण समाज उचित और संवेदनशील व्यवहार करे। क्या करे? उचित और संवेदनशील व्यवहार करे। ठीक है, ये तो क्या, ये बातें हैं पर्दे पर जो बातें उसकी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सहानुभूति अर्जन करना चाहता है, वह अपंग व्यक्ति के साथ दर्शक भी रोने लगे और उसे तारतम्य जोड़ना चाहता है, लेकिन इस कार्य को दर्शक को ज्यादा देर नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से समय की बर्बादी होगी, पैसा भी बर्बाद होगा, तो समय पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना है, तो किन शब्दों में करवाएंगे? आपको पहले सहसम्मान शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका परिचय करवाएंगे। उसे भी एक सामान्य पुरुष से भी बढ़कर ज्यादा आदर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग क्या प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं, केयर, देखभाल के ज्यादा हकदार होते हैं। तो जिस प्रकार एक मित्र का परिचय करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम उसका परिचय करवाएंगे। हम शारीरिक चुनौती सामना कर रहे अपने मित्र का पहले परिचय देंगे, बताएंगे कि किस प्रकार उनकी यह स्थिति हुई। ऐसे व्यक्तियों में बहुत जिजीविषा होती है, यानी जीने की इच्छा होती है, बहुत सामर्थ्यवान होते, बहुत सहनशील होते हैं, एक कष्टों से बिल्कुल भी नहीं घबराते। मेरा मानना है कि शारीरिक चुनौती मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मनुष्य में उत्साह हो तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसा हम उनका परिचय देंगे। अब देखिए, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार लिखें। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम, देखो, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर लोगों के मन में प्रेम, सौहार्द, दया, सहानुभूति की भावना का विकास होता है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर, अगर ऐसा कार्यक्रम देखेंगे तो लोगों के मन में क्या जगेगा? प्रेम जगेगा, सौहार्द की भावना होगी, दया आएगा, सहानुभूति की भावना का विकास हो। ये 4 पॉइंट, इनको दिमाग में आ जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, मतलब ये लिखना आता है हिंदी में। प्रेम, सौहार्द, दया, सहानुभूति की भावना का क्या होगा? विकास होता है। उनके मन में करुणा जगेगी, वे आपस में एक दूसरे का दुख दर्द समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। कि ऐसा होगा तो दुख दर्द दूर करने का प्रयास करेंगे। शारीरिक रूप से कम विकलांग व्यक्ति भी स्वयं को ही दृष्टि से नहीं समझेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सारे व्यक्ति स्वयं को हे माने दूसरे से नीचा नहीं समझेगा। वे स्वयं को समाज का एक हिस्सा मानकर सक्रिय सदस्य के रूप में ढलने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। ठीक है, या रहेगा, आप वो वर्ड यूज कर लेना। अगर देखें तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसा सोच उत्पन्न होगी, उनमें जीने के और उत्साह आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेना किस उद्देश्य से संभव है? स्पष्ट कीजिए। इस कविता को देखते हैं।
टेलीविजन के चैनल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तथाकथित सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम दिखाते हैं। तथाकथित यानी संबंधित किसके, बस ये ध्यान रखना है, बस इसमें है लोक चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, और लोकप्रियता बढ़ेगी तो बाकी उद्देश्य हैं, सह उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाएंगे, चाहे धनोपार्जन का हो, व्यवसाय का हो, हैं, प्रसिद्धि का हो, ठीक है, और रैंकिंग का हो, वो उसमें बढ़ जाएगा। कविता में ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया को सामने रखा गया है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण अर्थात लोगों में करुणा की भावना जगाना कदापि नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया तक साक्षात्कार को ले जाना है जहां दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर, मतलब इसका यह ध्यान रखना, इस साक्षात्कार उद्देश्य सामाजिक कल्याण लोगों में करुणा की भावना जगाना कदापि नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया तक साक्षात्कार को ले जाना है जहां दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर, क्या प्राप्त करना है, दर्शकों की संवेदना प्राप्त कर, याद रखना संवेदना, दर्शकों की संवेदना प्राप्त कर चैनल की लोकप्रियता शिखर तक पहुंचाना, लोकप्रियता हाई टॉप तक, पॉपुलैरिटी तक ले जाना, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। लोगों में सामाजिक कल्याण की भावना नहीं जगाना है, बल्कि एक लोगों में संवेदना जगाना, एक ठीक है कि संवेदना प्राप्त कर, लोगों संवेदना प्राप्त कर है, और चैनल को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य संभव है। ठीक है, देखो टेलीविजन के चैनल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तथा ध्यान रखना, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यहां भी यही बोला है कि ये सामाजिक कल्याण करुणा जगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे साक्षात्कार और इस दिशा तक ले जाना, इस प्रक्रिया तक पहुंच जाना दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर चैनल की लोकप्रियता शिखर तक पहुंच सके। आगे देखो, दूरदर्शन के स्टूडियो में अपाइज से क्या क्या प्रश्न पूछे गए और क्यों। दूरदर्शन स्टूडियो अपाइज से पूछा गया कि क्या आप अपाइज हैं, पहला तो आप अपाइज क्यों हैं, आपका अपाइजपन दुख तो देता होगा। ऐसे कई प्रश्न से पूछे जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य अपाइज की मजबूरी का लाभ उठाकर चैनल द्वारा अपना कार्यक्रम सफल बनाना। इस उदाहरण के माध्यम से कवि पाठक का परिचय छिछली, ओछी, व्यावसायिक मानसिकता से कराना चाहता है, मतलब ओछी मानसिकता से व्यावसायिक मानसिकता, देखो छिछली, छोटी, ओछी, ठीक है, व्यावसायिक मानसिकता से कराना चाहता है। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पूछे, प्रश्न आप लिख देंगे, आप अपाइज हैं, क्यों हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपका अपाइज दुख तो देता होगा, ऐसे कई सारे प्रश्न को पूछना है। इस उद्देश्य यही है अपाइजपन की मजबूरी का लाभ उठाकर चैनल द्वारा अपना कार्यक्रम सफल बनाना। इस उदाहरण के माध्यम से कवि पाठक का परिचय एक छिछली, ओछी, व्यावसायिक मानसिकता से करवाना चाहता है। अगला, आपकी राय में अपंगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस तरह के बहुत सवाल आ जाए, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप अपने विचार इस चैप्टर को पढ़कर ऐसे मानवीय मूल्य, इसकी विषय वस्तु को समझता है, फिर वो लिखना है। देखो, अपंग दया के नहीं अपितु सहानुभूति के पात्र है। किसके पात्र है, दया के नहीं सहानुभूति के पात्र है। हमें उनके साथ यह सोचकर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि यदि हम उनकी जगह होते तो हम समाज के लिए क्या अपेक्षा करते। हमारा व्यवहार उनके साथ सहयोगात्मक होना चाहिए, मतलब अपंग दया के नहीं सहानुभूति के पात्र हैं। हमें उनके साथ यह सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि यदि हम इनकी जगह होते तो हम समाज से क्या अपेक्षा करते। हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। उनकी अपंगता को हमें अपने कार्य से दूर करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए कि उनकी अपंगता उनके लिए बाधा न बने। अंधा व्यक्ति मिलता है तो सड़क पार करवा दीजिए, ठीक है, कोई रोगी घायल व्यक्ति मिलता है तो अस्पताल पहुंचा दीजिए, दवाई उसे दिलवा दीजिए, तो हमें उसे पकड़कर सड़क पार करवाना चाहिए। कुछ ऐसे, इसमें आप अपने भी विचार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं ये जो लिखा है इतना ही लिखना, आप अपने भी विचार और भी लिख सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं। जैसा सामाजिक जो कार्यक्रम हुआ, ऐसे कार्यक्रम हुआ, साक्षात्कार हुआ, किसी की पीड़ा को दिखाया गया है, तो क्या संदेश देते हैं। अपाहिज अथवा अक्षम व्यक्ति को लेकर बनाए गए ऐसे कार्यक्रम कोई ठोस संदेश नहीं देते। ऐसे कार्यक्रमों से उनके प्रति सहानुभूति अवश्य जागृत होती है, लेकिन टेलीविजन चैनलों का व्यावसायिक दृष्टिकोण मानवीय चेतना को कुंठित करने वाला प्रमाणित होता है। मतलब कोई विशेष क्या करते नहीं होती, सहानुभूति विशेष ठोस संदेश देते नहीं होते थे,
मतलब अपाहिज सक्षम व्यक्ति को लेकर बनाए गए ऐसे कार्यक्रम कोई ठोस संदेश नहीं देते। ऐसे कार्यक्रमों से उनके प्रति सहानुभूति, ऐसे कार्यक्रमों से उनके प्रति यानी चैनलों की सहानुभूति जागृत होती है, लेकिन टेलीविजन चैनलों का व्यावसायिक दृष्टिकोण मानवीय चेतना को कुंठित करने वाला प्रमाणित होता है। मतलब इनका जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है मानवीय चेतना को क्या करता है, कुंठित करता है, मतलब पीड़ित करता है, एक तरह से दुखी कर देता है। यह संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। ये संवेदनहीनता की क्या है, प्रकाष्ठा है कि किसी की पीड़ा को जन समूह के सामने प्रदर्शित करना और इस तरह बेरुखी से प्रदर्शित करना कि ताकि उसकी क्या कहते हैं वो क्या अंतरात्मा क्या हो जाए, तार तार हो जाए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है, व्यंग कर रहा है इसमें। तो इस व्यंग्यात्मक कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मीडिया वाले समर्थ सशक्त होते हैं, वे किसी की करुणा को खरीद बेच सकते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने लाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं जो कमजोर और अशक्त हैं। इससे उनकी लोकप्रियता और आमदनी दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और भी आप लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं, क्रूरता की? तर्क सम्मत, तर्क के सहित उत्तर दीजिए। हमारे मत में कविता क्रूरता की कविता है, करुणा तो है ही नहीं। ठीक है, दया आती है परंतु यहाँ पे क्रूरता ज्यादा दिखाई देती है। दूरदर्शन चैनल कमजोर व्यक्ति के दुख की मार्केटिंग करते हैं। उन्हें उनकी सहायता से कोई मतलब नहीं होता, वे तो केवल अपना मतलब साधते हैं। इसका उद्देश्य मात्र अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना है, जिसके लिए वह बेहुदे प्रश्न पूछने से भी नहीं हिचकिचाते। वे अपाई जी के दर्द को बढ़ा चढ़ाकर पूछते हैं। यह कार्यक्रम असामाजिक है। क्या है? असामाजिक है। ठीक है, अगला। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र का पर एक व्यंग है। ठीक है, संवेदनाहीन सूचना तंत्र पर एक व्यंग है। देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र पर एक गहरा व्यंग है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर वह दुख दर्द बेचने का काम करते हैं। उन्हें न अपाहिजों के प्रति संवेदना है, न ही उनके मान सम्मान की चिंता है, न उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। उनके द्वारा पूछे गए बेहद बेहुदे किस्म के होते हैं प्रश्न। कैसे होते हैं? बेहद बेहुदे, बहुत ज्यादा बेहुदे किस्म के होते हैं, जिनको पूछना ही बड़ा शर्म आती है सवाल। जैसे, आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिज दुख तो देता होगा, अपाहिज होगा, आपको कैसा लगता है? आदि सवाल सूचना तंत्र की संवेदनहीनता को ही उजागर करते हैं। ऐसे सवाल उनकी संवेदनहीनता को क्या करते हैं? उजागर करते हैं। ठीक है, अब अगला जो आपको लेसन वीडियो आएगा वो पत्रकारिता से संबंधित ही आएगा। ठीक है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये आत्मसात हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके पूरे को व्यवस्थित तरीके से पूरा काम आप कर लेंगे, समझेंगे तो आपके आत्मसात हो जाएगा। धन्यवाद।